बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार की खबर सिर्फ 1 मिनट में दिया जाता है। अगर आप उसी खबर को यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपसे 3 मिनट 4 या 5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन केडीबी लाइव ऐप में मात्र आपको 1 मिनट में खबर दी जाती है, वही खबर, जिससे आपकी समय की बचत होती है। जी हाँ, यानी कि कहते हैं कि समय टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है सिर्फ 1 मिनट में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिएगा, वहां पर प्ले स्टोर में केडीबी लाइव लिख करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। अपना अकाउंट भी बना लीजिएगा उसमें ध्यान से, मोबाइल नंबर दे करके। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में मौसम ने करवट ली है, जिसका असर अप्रैल में ही दिखने लगा है। जहां गर्म हवा से लोगों की बेचैनी बढ़ी है और अभी से ही दोपहर में सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने लगी है। जहां अभी मई जून की गर्मी बाकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में दक्षिण बिहार में भभुआ, रोहतास, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। इसके बावजूद भी बिहार के लोगों को अगले 1-2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 अप्रैल 2010 को लगभग 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था और अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से इस बार गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रही है, उसे देख करके लग रहा है कि अप्रैल में पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है। जी हां, भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब अगले 4-5 दिनों तक बादलों की गतिविधियों में तेजी आएगी, हवा में नमी की मात्रा भी और बढ़ेगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए हुए थे। बिहार के नवादा में आए थे और पीएम मोदी के जाने के बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश आज एक खतरनाक मोड़ पर है और एक निर्णायक मोड़ पर है। ये देश को बचाने और बनाने की लड़ाई है। ये सरकार बचाने और गिराने की बात नहीं है, बल्कि देश को बचाना और बनाना है। इसीलिए भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना है और आप सब अगर साथ देंगे तो इस बार भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जब भाजपा जहाँ 400 पार का नारा दे रही है, इस बार बता देना है कि भाजपा देश की जनता इतने बेवकूफ नहीं है। देश की जनता उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। 400 पार तो क्या, 100 पार होना भी मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं जब बिहार भ्रमण कर रहा था तो फिर लोगों का उत्साह देख रहा था और लोगों को जैसे जो फीडबैक आ रहे थे उससे पता चलता है कि इस बार मोदी आउट होने वाला है बिहार से। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी बिहार में 40 में से 39 सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार 40 में से 39 सीट पर वे हारने वाले हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अभी बीमार चल रहे हैं, यानी कि उनको कैंसर हो गया है। सुशील कुमार, भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर हो गया है, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। अब इसको लेकर के नेता लगातार उनके आवास पर जा रहे हैं उनको देखने के लिए। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव गए थे। अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी को देखने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात सुशील कुमार मोदी के आवास पर हुई। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके इलाज के संबंध में विस्तृत से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुशील कुमार मोदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि वे जल्द स्वस्थ होकर के लोगों के बीच फिर से उपस्थित होकर के उनकी सेवा करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। आपका बेटा लड़की के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, वह मेरी गिरफ्त में है। इस तरह से व्हाट्सएप कॉल करके साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। आपको बता दो कि साइबर ठगों ने एक बार फिर से फोन करके एक व्यक्ति को लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में गिरफ्तार बेटे को छोड़ने का झांसा देकर के पटना पुलिस के एक जवान से 45,000 रुपए ठग लिए। सिपाही डाक स्क्वाड में तैनात है। इस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने केस दर्ज करके जांच में जुटी है। जी आपको बता दो कि सिपाही का पुत्र दिल्ली में पढ़ाई करता है। जब कुछ दिन पहले सिपाही के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वालों ने खुद को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताया, बोला कि आपका बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है। उसके बाद हाँ बोलने पर उसने कहा कि आपका बेटा लड़की के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, मेरे गिरफ्त में है। साइबर जालसाज ने कहा कि पीड़िता गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, आप पुलिस में हैं, इसलिए आपका मदद करना चाहता हूँ। तब वो बोले हैं कि मेरे बेटे से बात कराइए। फोन पर
पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। जहाँ इसी बीच वे पहले से सहमे थे और फिर रोने की आवाज सुनकर के और डर गए। ठगों ने कहा कि 10 से 15 मिनट में 60,000 रुपए भेज दीजिए, नहीं तो फिर सीनियर अधिकारी को भनक लग गई तो फिर कोई मदद नहीं कर पाएगा। वहीं पर सिपाही को कुछ समझ में नहीं आया और उसने ठगों के खाते में 45,000 रुपए भेज दिया। बाद में जब बेटे से बात हुई तो फिर पता चला है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं था। तब उन्हें ठगी का एहसास हो गया है कि मेरे साथ ठग हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरीके का कॉल आता है तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहे, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से अलग होना बहुत बड़ा झटका था। इस बात की जानकारी खुद इस इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता ने बताया है। जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में जाना एक बड़ा झटका था। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जब पिछले साल अक्टूबर में अपनी गिरफ्त से पहले संजय सिंह ने गठबंधन चर्चा में एक प्रमुख सदस्य थे, जहाँ उस समय जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और फिर बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के मुखर विरोधी नेता थे। अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए हैं और पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और फिर केंद्र सरकार की जम करके तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि इंडिया गठबंधन को अब तक का सबसे बड़ा झटका क्या लगा, तो आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी का जाना पूरी तरीके से अप्रत्याशित था। जब वे विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और फिर वही एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह से पोजीशन बदलने से आपकी छवि पर असर पड़ता है और ये सबसे बड़ा झटका था। दोस्तों, आज 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में जो लोग इसके दीवाने हैं उन्हें बता दें कि इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है ये। आपको जानकारी दे दें कि ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा औसत से अधिक पृथ्वी के करीब आ जाता है और फिर सीधे पृथ्वी और फिर सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश रुक जाता है और पृथ्वी की सतह पर अंधेरा होने लगता है। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर कनाडा में दिखेगा। वैज्ञानिकों और जानकारों की माने तो इस दुर्लभ घटना से दुनिया के कई हिस्सों में कई बड़ी गड़बड़ी और जानवरों के व्यवहार में बदलाव सहित कुछ असामान्य घटनाएं हो सकती है। जहां नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सूर्य पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण के दौरान पूरे परिदृश्य में अंधेरा छा जाता है तो फिर असामान्य चीजें घटित होने लगती है। जी हाँ, नासा के मुताबिक सूर्य ग्रहण का पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल की बनावट और फिर गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पर सूर्य ग्रहण के दौरान तापमान अचानक कई डिग्री तक गिर सकता है और फिर हवा की दिशा भी बदल सकती है। 2016 में एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी प्रकार का ग्रहण हवा को दूसरी दिशा में बहाने का कारण बन सकता है। वहीं पर सूर्य ग्रहण के दौरान जानवर भ्रमित हो सकते हैं और रात्रिचर जानवर अपनी आंतरिक घड़ियों में व्यवधान के कारण जग सकते हैं। जब कुछ पालतू जानवर बस झपटी लेने के लिए दुबक जाते हैं, जबकि अन्य चिंतित हो जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये अपने इंडिया में नहीं दिखेगा आपको, जैसे कि आपको बताया है कि अमेरिका, कनाडा और बाकी कई देशों में देखा जाएगा, लेकिन अपना भारत में नहीं दिखाया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का शोर पूरे देश में जोर शोर से शोरगुल हो रही है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट चर्चाओं में है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने संभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। संभवी चौधरी सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। अब सवाल है कि आखिर संभवी चौधरी को चुनौती कौन देगा। तो फिलहाल समस्तीपुर सीट के लिए भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नामों पर चर्चा नहीं की है और अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी इसका कोई पता नहीं कि आखिर कौन होगा समस्तीपुर सीट से संभवी चौधरी के खिलाफ उम्मीदवार। जहां कांग्रेस की ओर से समस्तीपुर सीट पर 2 लोगों की दावेदारी सबसे आगे है। एक है अशोक राम और दूसरा है पूर्व डीजी BK रवि। जब वहीं पर कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को भी टिकट दे सकती है। हाल ही में वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं पर आपको बता दूं कि संभवी चौधरी का जन्म दलित परिवार में हुआ है। अशोक चौधरी बिहार के प्रमुख दलित नेता है। अशोक चौधरी जो की नीतीश सरकार में मंत्री है, जहाँ उनकी बेटी है संभवी चौधरी। लेकिन संभवी चौधरी ने जाति से बाहर जाकर के शादी की है। जैसे संभवी चौधरी की शादी बिहार के IPS अधिकारी रह चुके किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है। सायन कुणाल भूमिहार जाति के हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्वर्ण के घर की बहू दलित का भला कैसे करेगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में संभवी चौधरी ने कहा कि मुझे हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैं दलितों के लिए कैसे काम करूंगी, तो क्योंकि मैं स्वर्ण के परिवार से हूँ। अब राजनीति में जातियों को एकजुट रखने की बात को समझती हूँ, लेकिन ये एक गलत सोच है। जो लोगों को शुरू से ऐसा बता दिया गया है कि जाति के लोग ही जाति की मदद करेंगे, ये एक गलत नैरेटिव सेट है।
दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा जिला आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने जोरदार भाषण दिया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए का झंडा लहराने जा रहा है। आज पूरा बिहार कह रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने वो काम किया है जो 6 दशकों में नहीं हुआ है। इन्हीं कामों की वजह से भारत दुनिया में मशहूर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। जब बिहार में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमें बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जब बिहार ने लंबे समय तक जंगल राज झेला है। बिहार में एक समय था जब बहन बेटियां घर से निकलने से डरती थी। जंगल राज से हर कोई त्रस्त था। नीतीश के प्रयास से बिहार जंगल राज से बाहर निकला है। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीबी खत्म करना पीएम मोदी का मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में लगा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही गरीबी में जाकर जी करके यहाँ पर आया हूँ। गरीब का बेटा मोदी गरीबों का सेवक है। जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में गरीब के कल्याण के लिए कई बड़े काम हुए हैं। आधुनिकता के युग में देश आगे है बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन में के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी आपको जो गारंटी देते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी ही अवैध है। अरे क्या तुम इतने डरे हुए हो? क्या आप मोदी की गारंटी से डर गए हैं? जब मोदी गारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें गारंटी पूरी करने की क्षमता और साफ नीयत है। मोदी गारंटी देते हैं क्योंकि वे गारंटी को पूरा करने के लिए करीब मेहनत करते हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि पति पत्नी यानी कि लालू राबड़ी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास तेज गति से हो रहा है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, जब आप शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। आज आप घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से। जब पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले की स्थिति मालूम होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि कम उम्र में के जो लोग हैं वे पुरानी बात को नहीं जानते हैं। जहां हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने बाल बच्चों को भी याद करा कीजिए 2005 के पहले क्या स्थिति थी। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग कुछ नहीं किए थे, हम गलती से उनको अपने साथ ले आए हैं। लेकिन अब वे सब जगह घूम घूम करके कह रहे हैं कि सारा काम हम किए हैं। वे क्या करेगा? 15 साल में तो वो सब कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। 4 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग 10 लाख या फिर उससे अधिक भी सरकारी नौकरी दे देंगे। अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। विधानसभा चुनाव तक 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का जिक्र करके बिहार सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। दोस्तों बिहार के अतिथि शिक्षकों को नीतीश सरकार हटा दिया है, लेकिन अब बिहार के अतिथि शिक्षकों ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने नीतीश सरकार से कहा है कि सभी अतिथि शिक्षकों को जेल में डाल दें। यह शिक्षकों ने इसको लेकर के बड़ी वजह भी बता दी है। यह अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार के पास शिक्षक नहीं थे तो उनसे सेवा लिए और अब उन्हें सेवा मुक्त करा रहे हैं। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो फिर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जब वहीं पर अतिथि शिक्षकों ने 17 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने का भी फैसला किया है। अतिथि शिक्षक के नेता संजीव कुमार ने कहा है कि प्लस 2 विद्यालय के अतिथि शिक्षकों का हाल दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आज बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर आप विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। जब शिक्षक नेता ने कहा है कि जब बिहार में शिक्षक नहीं थे और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की थी। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के आदेश पर तरह तरह के काम किए हैं। वहीं अब सरकार अपने संकल्प को तोड़ करके अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रही है। कोरोना काल से लेकर के जनगणना तक में सरकार ने अतिथि शिक्षकों से काम लिया है। अब शिक्षकों को हटाना कहां से उचित है? शिक्षक नेता का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार अतिथि शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। जहां सीएम क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा लेकर के अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कर रहे हैं। जब वहीं पर शिक्षक नेता ने सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अतिथि शिक्षक 17 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करेंगे। दोस्तों राज्यसभा सांसद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने एक बार फिर से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है और पुराने दिनों की याद ताजा कराई है। संजय झा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि साल 2005 से पहले बिहार के दूसरे जिलों को तो छोड़ दीजिए, पटना में भी लोग शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने से डरते थे, नहीं निकलते थे। लेकिन नीतीश सरकार आने के बाद हालात बदले और आज इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को हर क्षेत्र में आगे किया है और यहाँ तक लेकर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार
पलटवार किया और कहा कि वो हमेशा नौकरी देने की बातें करते हैं। क्या सीएम की मंजूरी के बगैर वे नौकरी दे सकते थे क्या? उनके शिक्षा मंत्री तो दफ्तर भी नहीं आते जाते थे। एसीएस ने नियुक्ति के लिए सीधे सीएम नीतीश कुमार से अनुमति ली। स्वास्थ्य विभाग उनके पास था। कितनी नौकरी तेजस्वी यादव ने दी? राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि बिहार में आज एनडीए की लहर है। जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक एनडीए को अच्छी सीटें मिलने वाली है। आज बिहार में प्रदर्शन शानदार रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले पर दो टूक अंदाज में कहा है कि जो गड़बड़ करेगा उन पर कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार के चंपारण के बगहा से तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन को फिर से गिराने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव को एक मिलन समारोह में पार्टी में शामिल करते हुए वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा भी कर दी है। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की उपस्थिति में एक सभा में दीपक यादव ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। बगहा चीनी मिल के प्रांगण में दीपक यादव की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ शामिल हुए। पार्टी में सदस्य बनने के साथ ही दीपक यादव की उम्मीदवारी पर भी मोहर लग गई है। दीपक यादव बीजेपी से वाल्मीकि नगर से संभावित प्रत्याशी थे। जब टिकट से बेदखल होने के बाद उन्होंने महागठबंधन की ओर रुख किया और उन्हें महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार भी बना दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वाल्मीकि नगर की जनता बदलाव चाहती है और हमने ऐसे ही बदलाव करने वाले प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी उन्हें ईडी और फिर सीबीआई से डराना चाहती है, लेकिन वे डरने वाले नहीं है। उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार में सरकार उनकी बनती है तो फिर बगहा को राज तो जिला बनाया जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग कल तक महंगाई को डायन बताते थे, आज उनकी महंगाई महबूबा बन गई है। जब महंगाई को लेकर के गरीब परेशान है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कलम बांटना चाहते हैं और वे लोग तलवार बांट रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी जमकर के हमला बोला। सीमांचल का अररिया लोकसभा सीट बेहद ही हॉट सीट माना जाता है। यहाँ राजद बीजेपी बेहद ही दिलचस्प टक्कर देखने को मिलता आ रहा है। 2014 के मोदी लहर में इस अररिया लोकसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को पटकने दी थी। तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था। तस्लीमुद्दीन को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,07,978 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को 2,61,474 वोट मिले थे। जेडीयू के उम्मीदवार विजय कुमार मंडल को 2,21,769 वोट मिले थे। वहीं पर आपको बता दें कि अररिया लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। इसके पहले ये पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। जहां साल 2004 तक अररिया लोकसभा सीट आरक्षित सीट में गिनी जाती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट सामान्य हुई। जहां अररिया लोकसभा सीट में MY फैक्टर काम करता आ रहा है। वहीं पर सीमांचल के अररिया लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम यादव फैक्टर में काम करता है। इस सीट पर 44% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, 56% हिंदू मतदाताओं की संख्या है, 15% यादव वोटर हैं। इस तरह मुस्लिम और यादव मिलकर के 59% हो जाते हैं, जो कि हिंदू वोटर से काफी अधिक है। इसलिए MY फैक्टर इस सीट पर खास मायने रखते आ रहे हैं। वहीं पर अभी ये सीट बीजेपी के खाते में है। यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह सांसद है। सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन 2014 से 2017 तक इस सीट पर सांसद थे। वहीं पर उनके निधन के बाद 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें आरजेडी के उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था। वहीं पर इस उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज को 5,09,334 वोट मिले थे। बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 4,47,546 वोट मिले थे। 17,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया था। वहीं पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। प्रदीप कुमार सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को 1,37,241 वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,18,434 वोट मिले थे। आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम को 4,18,193 वोट मिले थे। इस सीट पर 64% मतदान हुआ था, जब कुल 11,69,741 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें से 20,000 से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। अररिया लोकसभा सीट से 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 जेडीयू और फिर आरजेडी के विधायक वर्तमान में है। अभी हम बात करेंगे हैदराबाद लोकसभा सीट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओबीसी परिवार का कब्जा, जहां ओबीसी परिवार ही इस पर राज करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट ओबीसी के हाथ से जाने वाला है। इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट से ओबीसी हारने वाले हैं। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का है। जो सर्वे सामने आ रही है, उस सर्वे से पता चलता है कि इस बार ओबीसी का किला ढहने वाला है। आपको हम अभी बताएंगे कि आखिर हैदराबाद सीट से ओबीसी को कौन टक्कर दे रहा है, आखिर कौन
कौन ओबीसी के किले को फतह करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर सालों से ओबीसी का परिवार जीतता आया है। कई बार इस सीट को फतह करने की कोशिश की गई, लेकिन ओबीसी के परिवार के सामने कोई टिक नहीं पाया। करीब 40 साल से ओबीसी का परिवार इस सीट से जीत करके संसद पहुंचता रहा। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में अभी इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के घर में हुंकार भरने जा रही है बीजेपी प्रत्याशी कोमपेला माधवी लता। जहां कोमपेला माधवी लता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। इसके साथ ही माधवी लता भरतनाट्यम डांसर है। इसके साथ ही वे हैदराबाद में तमाम सामाजिक कार्यों के साथ ही ट्रस्ट और संस्थानों के जरिए हेल्थ केयर शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। इसके साथ ही माधवी लता लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और फिर लतामा फाउंडेशन की प्रमुख है। सोशल मीडिया के जरिए वे हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए जानी भी जाती है। माधवी लता ने कोटी महिला कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। हैदराबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही माधवी लता ने एक इंटरव्यू दिया, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये इंटरव्यू लगभग हैदराबाद लोकसभा सीट पर ही आधारित था। 1984 से लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, जहां पहली बार 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी इस सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद वे कुल 6 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे। जब साल 2004 में इस सीट से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा और तब से वे इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। कुल मिलाकर के करीब 40 साल से इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से भगत राव को उम्मीदवार बनाया गया था। इससे पहले नीतीश अग्रवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह पहली बार है जब ओवैसी के सामने बीजेपी ने किसी महिला को उम्मीदवार बनाया है। ये इस बार होने वाला है और ऐसा लगता है कि इस बार ओवैसी का किला ढहने वाला है, क्योंकि जो माधवी लता है इनकी क्षेत्र में काफी ज्यादा पकड़ मजबूत मानी जाती है। जहां हैदराबाद लोकसभा में इनकी चर्चा गली गली मोहल्ले में है। ऐसे में इस बार ओवैसी अगर हार जाते हैं तो ये झटका सिर्फ ओवैसी को नहीं बल्कि AIMIM के जितने भी नेता है सभी को जोरदार लगने वाला है, क्योंकि ओवैसी का मेन किला अगर ढह गया तो फिर छिटपुट को कौन पूछता है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि ओवैसी का किला ढह जाएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय ही पता चलेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दूं कि इसके एहतियात के तौर पर सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये क्षेत्र अररिया में जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां पर ये तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र में पुलिस और SSB के जवान कैंप कर रहे हैं। वहीं पर नेपाल क्षेत्र में भी नेपाली पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। इसके साथ ही भारत से नेपाल जाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल भारत की सीमा से सटे नेपाल की सुनसरी जिले के रामनगर भुटाहा में बीते शुक्रवार को 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। जब हालात को काबू में करने के लिए नेपाली पुलिस को लाठीचार्ज से लेकर के फायरिंग तक करनी पड़ी। जब नेपाल पुलिस की तरफ से 5 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से 2 लोगों को गोली से घायल होने की खबर है, जबकि इस हिंसक झड़प में 9 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। जब हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दी है। सीमावर्ती इलाके में कर्फ्यू लगाए जाने के कारण अररिया के फुलकहा से सटे नेपाल इलाके में भारतीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारतीय सीमा पर SSB की गश्ती तेज कर दी गई है। साथ ही साथ SSB और फिर पुलिस जवानों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अररिया SP अमित कुमार रंजन ने बताया है कि नेपाल में भड़की हिंसा के कारण भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के फुलकहा में पुलिस और फिर SSB के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम में बदलाव एक बार फिर से नजर आने लगा है। जहां गेहूं की कटनी जिले में शुरू हो चुकी है, जहां और फिर आसमान में बादल छाए रहते हैं। ये किसानों के होश उड़ा रहे हैं। किसान जल्दबाजी में कटनी तो करना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की कमी से ये संभव नहीं हो पा रहा है। ये लगभग ये मामला पूरे बिहार में ऐसा ही है। दिन भर किसान कटनी करते हैं और शाम होते ही गेहूं की तैयारी में जुट जाते हैं। किसानों का मानना है कि जितनी फसल तैयार होकर के घर चली जाएगी, उतनी चिंता उतनी कम हो जाएगी। अगर कहीं वर्षा हो गई तो फिर सब किया धराया पानी हो जाएगा। फिलहाल किसान पूरी रफ्तार से कटने में जुटे हुए हैं। या कई जगह खलियानों में गेहूं के बोझ पड़े हुए हैं, तो फिर कई जगह खेतों में फसल काट करके पड़ी हुई है। रबी फसल के संबंध में इधर एक कहावत प्रचलित है कि रबी फबी, यानी कि रबी फसल अगर कट करके घर चली गई तो फिर किसान इसे अपना मानते हैं। इसका कारण है कि इस मौसम में आंधी वर्षा की संभावना बनी रहती है। गेहूं की कटनी फसल में अगर थोड़ा सा भी पानी भर जाता है तो फिर इसके बाद अंकुरण की संभावना रहती है। अगर अंकुरण नहीं भी हुआ तो फिर किसानों का कहना है कि दाने की चमक खत्म हो जाती है, जिसका बाजार भाव अच्छी नहीं मिलती है। किसानों की परेशानी यह है कि खेतों में लगी लगभग फसल पक चुकी है, कटनी एक साथ शुरू हो चुकी है, इसलिए गेहूं की कटाई में मजदूरों की कमी हो जाती है। एक साथ कटाई शुरू होने से मजदूर कम पड़ जाते हैं। या दूसरा, तैयारी के लिए थ्रेसर भी समस्या रहती है। सभी किसान चाहते हैं कि उनकी तैयारी पहले हो जाए, तो फिर इस जल्दबाजी में थ्रेसर कम पड़ने लग जाते हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा में चुनावी रैली की और संबोधन किया। जहां उनकी जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के लोगों से प्रधानमंत्री के छलावे में न आने की अपील की है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि देश खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर है, ये देश बचाने और बनाने की लड़ाई है। जब चुनाव पीएम मोदी पर नहीं मुद्दों पर होना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी जांच एजेंसियों की मदद से अघोषित इमरजेंसी थोप रहे हैं, झूठे केसों में मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। जब कल के दिन ये जीत गए तो फिर किसान, कर्मचारी और फिर व्यापारी को क्या समझे। सभी से अपील करते हैं कि विवेक से निर्णय लीजिए, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ियों को काफी नुकसान होगा। तानाशाही पूरे देश में है। वहीं पर मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, वे 400 क्या 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। जब तलवार से नहीं बल्कि वोट के चोट से जवाब देने का काम कीजिए। जब हम लोग लगातार गरीबी, बेरोजगारी मुद्दे की बात करते हैं, किसान मजदूरों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कभी भी सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग उन मुद्दों को नहीं छूते हैं। वे लगातार हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। 2014 से उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज हम लोग आपके बीच में बेरोजगारी के आंकड़े भी रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप अपने आप से पूछिए कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों में महंगाई चरम पर नहीं है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जमाने से अनाज बांटा जा रहा है। आज गरीबी इतनी है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी ने 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़े के अनुसार देश के बेरोजगारों में 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगार दर 65.5% है। ग्रामीण इलाके में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है, जब 82% गाँव के युवा बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया है। खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में 70 महिलाओं से करीब 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जब ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर शातिर दंपति ने सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए। उनके नाम पर लाखों रुपए उठा करके शातिर पति पत्नी रातों रात गांव छोड़ करके भाग गए। जहाँ स्वयं सहायता समूह का सेंट्रल लीडर बनकर के इसे अंजाम दिया गया। जब किसी के खाते से 80,000 रुपए, किसी के खाते से 1 लाख रुपए के लोन लिए गए और फिर महिलाओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब बैंक महिलाओं पर किस्त भरने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान महिलाओं ने ठग दंपति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला के नगर थाना क्षेत्र के अमरपुर बलुआ का है। ठग ने स्वयं सहायता समूह का सेंट्रल लीडर बनकर के ठगी की है। शातिर ठग की पहचान आकांक्षा पेरिया और फिर अरुण मेहता के रूप में हुई है। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बेटी की शादी और फिर दुकान चलाकर के लोन की किस्त भरने के नाम पर पैसे लिए थे। अब लोन की किस्त की राशि जमा करने के लिए उन्हें गाय और बकरी तक बेचनी पड़ रही है। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। महिलाओं का कहना है कि बैंक वाले उन्हें सुसाइड कर लेने की धमकी दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिला के समस्तीपुर लोकसभा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में एक ऐसा भी गांव है जहां आजादी के बाद से अब तक एक विद्यालय भवन नहीं बन सका है। इस कारण तपती धूप और फिर बारिश से खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। चुनाव के दौरान कई जनप्रतिनिधि आए, आश्वासन दिए, लेकिन ये सपना ही रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड मुख्यालय से सटे केवट गांव पंचायत के भरडीहा गाँव का। इस गाँव की आबादी लगभग 5000 है, लेकिन यहाँ के लोग आजादी के बाद से अब तक सिर्फ समस्याओं को ही झेल रहे हैं। इसमें एक बड़ी समस्या गांव में विद्यालय भवन का ना होना है। जहां खुले आसमान के नीचे इस चिलचिलाती धूप में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। जहां ग्रामीण एवं शिक्षक के सहयोग से एक झोपड़ी का विद्यालय बनाया गया है। विद्यालय भवन के निर्माण को लेकर के कई बार प्रधानाध्यापक द्वारा विभाग को पत्र लिखा गया। जहां साथ ही ग्रामीणों ने भी सामूहिक आवेदन दिया, पर विभाग इस तरफ सोया हुआ है। जब विभाग कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में सरकार के द्वारा विकास की बात करना पूरी तरीके से बेईमानी है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भारी विरोध हुआ है। जहां अशोक चौधरी का विरोध ऐसा हुआ है कि उनको वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा। जहां अशोक चौधरी मुर्दाबाद के नारे से वे दहल गए। आपको बता दूं कि छोटे मुद्दों पर पैरवी करना कई बार बड़े लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। जब चुनाव में ऐसी मुसीबत सामने आती है, जहां इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ उनके इलाके में यही हो गया। जहाँ वे पहुंचे थे नवादा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन एक गाँव
गांव में प्रवेश के साथ उनका ऐसा संगठित विरोध हुआ कि मुर्दाबाद के नारे सुनते ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को शनिवार को बड़बिघा के सामस बुजुर्ग गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मंत्री के विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कई लोग भारी विरोध कर रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री अशोक चौधरी बेवजह गांव के उप मुखिया और उसके भाइयों की बातों में आकर के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि 6 दिन पहले गांव वालों ने बैठक करके सामस विष्णु धाम मंदिर के बगल में स्थित बड़े तालाब से रेलवे को मिट्टी देने के लिए सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया गया था। मिट्टी के बदले रेलवे से मिलने वाला लाखों रुपए मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च किया जाना था। शनिवार को रेलवे के ठेकेदार मिट्टी निकालने के लिए गाँव पहुंचे। इस दौरान गाँव के मुखिया तथा उनके भाई ने इसका विरोध कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब गांव वालों ने उप मुखिया की बात नहीं मानी तब उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के जरिए जिलाधिकारी को फोन करके काम रुकवा दिया गया। जब काम रुकवाने की वजह से मंदिर को लाखों का नुकसान हुआ। संयोग से शनिवार को ही एनडीए प्रत्याशी के लिए मंत्री अशोक चौधरी गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। इसी दौरान जब वो गांव पहुंचे तो फिर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। यह कहा जा रहा है कि लोगों के भारी विरोध के बाद मंत्री जी को चंद मिनटों में ही वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा। दोस्तों, एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं पर नीतीश कुमार एक ऐसा बयान दे दिया है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब भाजपा जहां 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं पर नीतीश कुमार 4000 पार नारा दे रही है। जब भाजपा एक तरफ जहां कहते हैं कि एनडीए के इस बार 400 सांसद चुन करके आएंगे, 400 पार सांसद बना करके पीएम मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 400 नहीं 4000 सांसद बनाएंगे हम लोग। दरअसल बिहार के नवादा लोकसभा सीट पर आगामी 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और इसको लेकर के एनडीए के तमाम नेता रविवार को नवादा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर जम करके निशाना साधा। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि पीएम मोदी जो कहते हैं इस बार हम भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए के 4000 सांसद जीत करके आएंगे। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये 10वां साल चल रहा है जहां हमने पूरी उम्मीद की है कि इस बार 4000 से ज्यादा और फिर उससे भी ज्यादा एमपी जीत करके सांसद जाएंगे। एनडीए के पक्ष में आप लोग वोट दीजिएगा ना। अब सवाल ये उठता है कि अब देश में मात्र 543 लोकसभा सीट है तो फिर नीतीश कुमार 4000 सांसद कहां से जीता करके संसद में लेकर आएंगे। आपको बता दूं कि देश के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से 543 सीटों पर ही चुनाव कराए जाते हैं, जहां इसी को लेकर के भाजपा इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भाजपा के नेताओं से भी आगे निकल गए। उन्होंने सीधे 4000 पार का नारा दे दिया। ये तो गनीमत रही है कि नीतीश कुमार पहले 4 लाख बोलने जा रहे थे लेकिन बाद में 4000 पर ही अटक गया। आपको बता दें कि हालांकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और यह आंकड़ा भी उनकी बातों पर सटीक नहीं बैठता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नवादा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद और आरजेडी कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा है, हमला बोला है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार में तो इंडिया गठबंधन में सीटों पर कैंडिडेट को लेकर ही सिर्फ हटोवल मचा हुआ है। गठबंधन एक उम्मीदवारी किसी सीट पर खड़ा करती है तो फिर दूसरा नेता भी उसी सीट पर दावा ठोक देता है और खुद को असली नेता बता रहे हैं। यहाँ को कैंडिडेट को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल पूर्णिया की सीट पर महागठबंधन ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पप्पू यादव ने भी इसी सीट पर चुनाव लड़ने की ठानी है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। जहां वहीं पर कांग्रेस उनसे नॉमिनेशन वापस लेने की मांग कर रही है। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपनी रैली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन वाले भारत के विभाजन की बात करते हैं। कांग्रेस के लोग दक्षिण भारत अलग करने की बात करते हैं। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग के विचार हैं। ये घोषणा पत्र नहीं तुष्टिकरण का पत्र है और भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने के लिए इंडी गठबंधन बना है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इसलिए कांग्रेस आरजेडी एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार की बातों को दोहराते हुए 2005 से पहले का वक्त याद दिलाया और कहा कि पहले बिहार की बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज मोदी बिहार में धुएं से आजादी की गारंटी देता है। नवादा में 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन इस बात की गारंटी है कि अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेरा घर तुड़वा दिया। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नवादा में हुई। रैली पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा था। उन्होंने पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे। इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। मानवाधिकार आयोग ने उन पर कार्रवाई की। लालू यादव के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने नवादा रैली को लेकर के एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि बिहार में एक बार फिर से भाजपा एनडीए की भारी लहर देखने को मिल रही है। नवादा की जनसभा में मतदान को लेकर के उत्साहित अपने परिवार वालों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। जब भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी के जमुई दौरे पर अच्छा माहौल बना है, जहां आज वे नवादा में रहेंगे, बड़ी भीड़ आई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवादा में रैली के पहले तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मसले पर प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम से 10 सवाल के जरिए भ्रष्टाचार पर भाजपा का पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इंटेस्टिनियल ऑर्गेनाइजेशन और फिर सिस्टमेटिक करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष और फिर विपक्ष नेताओं को भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते हैं। यह रैली में उन्हें बताना चाहिए कि विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से कैसे भाजपा की सदस्यता ली है। कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नकारे से ईमानदार, कर्मठ और बड़े सुयोग बनकर के सभी केसों से बरी हो जाते हैं। जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डालती है। कोई भी विपक्षी नेता कितना भी ईमानदार, नौकरीवादी, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते हैं। परिवार को लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से हमलावर बोलते हुए कहा कि उसने देश में सबसे अधिक परिवार को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से हमलावर होते हुए कहा कि उसने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट दे दी है। जब उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां तथा बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों नहीं की थी। परिवार को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से हमलावर होते हुए कहा कि उसने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट दी है। जब उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों की थी, जिसे अब वे भूल चुके हैं, अब वे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर रविवार को जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन विरोधी है। आपको बता दूं कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें कही है। अब इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्या सबूत है, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरे घर में एक मंदिर है। बीजेपी खुद को भगवान समझ रही है। बीजेपी के लोगों को अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं और सबको वहाँ जाना है, सबको हिसाब देनी है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें कुछ नया है। जब वो हमारे साथ थे तो फिर उन्होंने बीजेपी के बारे में कई बातें कही थी। जो उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और फिर बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। अगर चुनाव जीत चुके हैं तो फिर बिहार में क्यों घूम रहे हैं, प्रचार क्यों कर रहे हैं। आज मैंने भ्रष्टाचार पर ट्वीट किया है। उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कम से कम भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बिहार के नवादा में सीएम नीतीश कुमार आरजेडी पर जमकर के निशाना साधा है। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमसे गलती हो गई थी कि हम उन्हें साथ ले आए, लेकिन फिर छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वह दावा करता है कि उसने सारे काम किए हैं। वे क्या काम करेगा, उनको बिहार की जनता ने 15 साल दिए, क्या काम किए हुए बिहार की जनता जानती है। यहाँ आपको बता दें कि नवादा की रैली में नीतीश कुमार ने जनता से एनडीए के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में जनता से समर्थन मांगे है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता विवेक ठाकुर को वोट करेंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें केंद्र से और फिर पीएम मोदी से काफी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग 2005 में आए थे, इससे पहले बिहार की जनता भी जानती है बिहार में एक भी काम नहीं होता था, लेकिन हम लोग साथ आए तो फिर काम होना शुरू हुआ। कम उम्र के लोग भूल गए होंगे, लेकिन आप सभी अपने बाल बच्चों को याद दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में क्या हाल था। शाम के वक्त कोई घर
से नहीं निकलता था। आज की पीढ़ी खूब घूमता है। हम लोगों ने मिलकर के बहुत काम किया है। जब पहले बिहार में अपने जाने का रास्ता नहीं था, जब उसको भूलना नहीं चाहिए। जब हम लोग साथ में हैं और फिर 18वें साल में हैं और उन लोगों को 15 साल मिला लेकिन कोई काम नहीं किया। याद कीजिए पहले की स्थिति में आपस में काफी झगड़ा होता था। जब हम लोगों के आने के पहले हिंदू मुस्लिम को झगड़ा होता था, हम लोग आए तो फिर सबको एकजुट किया। अब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं होता है, इसलिए उनको वोट मत दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, या घर घर बिजली पहुंचा दिया है, हर घर नल पहुंचा दिया है, शौचालय पहुंचा दिया है। अगर आपके घर में भी उज्ज्वला योजना कनेक्शन के तहत गैस सिलेंडर है तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध जारी रखने के लिए गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी जल्द करवाना होगा। जब पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से ग्राहकों के रसोई गैस की आपूर्ति चालू रखने को लेकर के ई-केवाईसी कराने को निर्देश दिया गया है। पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का ई-केवाईसी लगभग पूरा हो चुका है, जहाँ अब सामान्य ग्राहकों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। या केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में सब्सिडी खत्म करने के अतिरिक्त कनेक्शन ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा सकती है। कनेक्शन भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का ई-केवाईसी पहले कराने की प्रक्रिया की गई है। इससे निर्बाध रूप से रसोई गैस की सब्सिडी की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। जहाँ घरेलू गैस कनेक्शन वितरक अभिजीत कश्यप ने बताया है कि राजधानी पटना के सामान्य ग्राहकों के लिए जल्द ही ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू होनी है। एजेंसी से ही ग्राहक आसानी से अपना ई-केवाईसी पूरा कर पाएंगे। उन्होंने बताया है कि उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का ई-केवाईसी लगभग पूरा हो चुका है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी खत्म करके कनेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास भी उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन है तो आप ई-केवाईसी आपको कराना पड़ेगा और आप जाकर के अपने गैस एजेंसी में जाकर के अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं, अपने नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर के।